नमस्कार दोस्तों, जय होम्योपैथी, जय हनीमैन। ऑर्गेनन के व्याख्यान के अंदर हम एक कदम आगे बढ़ते हुए आज चर्चा करेंगे एपोरिज्म नंबर 34 के ऊपर। हनीमैन ने हमें बताया कि नेचुरल डिसीज कैसे होते हैं, डिसीज क्यों होता है। इट इज ड्यू टू डायनेमिक डिरेंजमेंट ऑफ द वाइटल फोर्स। कोई भी डिसीज हमें क्यों हुआ कि हमारा वाइटल फोर्स है, हमारी जो जीवन शक्ति है वो क्षीण हुई। तो किसी भी रोग होने का कारण क्या है? जीवन शक्ति का क्षीण होना। फिर अगले एपोरिज्म के अंदर हमें मास्टर ने बताया कि आर्टिफिशियल डिसीज किसे कहते हैं, ड्रग डिसीज के बारे में, कि मेडिसिन किसे कहते हैं, कि मेडिसिन वो है जो ह्यूमन के अंदर आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस कर सके। उसके बाद के एपोरिज्म में हमको मास्टर ने ये बताया कि ड्रग डिसीज आर ऑलवेज सुपीरियर देन नेचुरल डिसीज। हमने सीखा ना एपोरिज्म 33 के अंदर कि आर्टिफिशियल डिसीज आर स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज। तो अब हमें मास्टर एपोरिज्म नंबर 34 के अंदर क्या बताना चाहते हैं, चलिए देखते हैं। हर व्याख्यान की शुरुआत हम एक सुविचार या श्लोक के साथ करते हैं। तो आज का श्लोक, विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रचन गुप्तम धनम विद्या भोग करी यशम सुख करी विद्या गुरुणाम गुरुहु विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता विद्या राजसु पूजिता न तु धनम विद्या विहीनम पशु। यहाँ पे विद्या की महत्ता बताई गई है। यहाँ पर विद्या से जीवन में क्या लाभ है वो बताया गया है, विद्या का क्या महत्व है ये तो बहुत सुंदर तरीके से बताया है। कहते हैं कि विद्या नाम का जो नर है उसे भिन्न भिन्न बहुत से रूप हैं। विद्या को यहाँ नर के रूप में लिया गया है और यह कभी न चोरी होने वाला गुप्त धन है। विद्या की चोरी नहीं हो सकती। आपके पास अगर 2000 रुपए हैं तो कोई भी चोरी कर सकता है, लूट सकता है, आपके पास ले सकता है, लेकिन विद्या जो आपके पास ही रहेगी। विद्या भोगों को देने वाली है। अगर आपके पास विद्या है तो उससे पैसे रुपए आते हैं, यश मान मिलता है और आप सारे भोग ले सकते हैं। भोगों का मतलब यहाँ खाना पीना भोगना सब कुछ है। यश दिलाने वाली और सुख को प्राप्त कराने वाली है। विद्या गुरुओं का गुरु बनने की क्षमता रखती है। विद्या के अंदर गुरुओं का भी गुरु बनने की क्षमता रखती है। यदि हम विदेश में जाते हैं तो हमारी अर्जित की हुई विद्या ही मित्र का काम करती है। हमें कोई नहीं पहचानता है तो वहां हमारी पहचान क्या बनाती है? हमारी विद्या बनाती है। विद्या देवता का स्वरूप है, उसकी पूजा तो देवों की पूजा के समान है और राज्यों में विद्या की पूजा होती है, धन की नहीं। इसीलिए विद्याहीन मनुष्य पशु के समान है। यहाँ पे विद्या का मतलब होता है विजडम, विद्या का मतलब होता है नॉलेज। यहाँ पे इंफॉर्मेशन की बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप होम्योपैथी नाम की विद्या को बहुत अच्छे तरीके से पचा चुके हैं, आप हनीमैन साहब क्या क्या कहते हैं वो सब अप्लाई कर चुके हैं, आपके अंदर वो विजडम है, आपके अंदर वो नॉलेज है, तो आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए, वहां पे आप धन भी अर्जित कर सकते हैं, वहां पे आपको गुरु भी माना जाएगा और वहां पे आपकी पहचान भी बनेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास ऐसी विद्या है जो हेल्थ प्रदान करती है। और हमारे ज्योतिष शास्त्र के अंदर होम्योपैथी को 8 स्थान से देखा जाता है, 8 हाउस से, अष्टम स्थान से। और अष्टम स्थान गुप्त धन, गुप्त विद्या, मृत्यु एवं पराविद्याओं का है। और होम्योपैथी को गुप्त विद्या के अंदर कंसीडर किया गया है। होम्योपैथी ऐसी विद्या नहीं है जो हर कोई कर पाए। इसके लिए कुछ योग होते हैं, कुछ भगवान की मेहरबानियां होती हैं। ऊपर वाले ने आपको अगर होम्योपैथी के लिए हमें बनाया है तब जाके हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और उसी दिशा में गाइड होते हैं। विद्या बहुत सारी हैं, आगम निगम की विद्या कही जाती है और होम्योपैथी उसमें से ही गुप्त विद्या है, गुरुमुखी विद्या कहते हैं। इसे सीखने के लिए आपको किसी व्यक्ति की आवश्यकता होगी। होम्योपैथी ऐसी विद्या नहीं है, बहुत कम लोग होंगे जो बुक्स में से पढ़ के सीख गए हों या कहीं से ऐसे ही सीख गए हों, या किसी व्यक्ति के द्वारा गुरु शिष्य परंपरा में से ये सीखने को मिलती है और हमें भी अपने गुरुओं से ही सीखने को मिली है। सो अगर आप इस विद्या को पचाएंगे, हम विजडम की बात करते हैं, नॉलेज की बात कर रहे हैं, हम सिर्फ रटे रटाए वस्तुओं की बात नहीं कर रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि आपको सब कुछ मालूम होना चाहिए। आप अभी तक यही सीखे होंगे कि मेंटल्स आर मोर इंपॉर्टेंट। हम कहते हैं नहीं, PQRS आर मोर इंपॉर्टेंट। इसी को विजडम कहा जाता है, इसी को नॉलेज कहा जाता है। आपको अगर इतना मालूम है कि मेंटल्स को ही ज्यादा तवज्जो दी जानी चाहिए तो आपके पास इंफॉर्मेशन है। हनीमैन कहते हैं एवरी सिम्टम विच इज क्वालिफाइड एंड PQRS, उसको तवज्जो दी जानी चाहिए। ये विजडम है, ये नॉलेज है। सिर्फ आपको इसका
एक पहलू ही हम बताए हैं। अभी चलते हैं एपोरिज्म नंबर 34 के ऊपर। द ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूसिबल बाय मेडिसिन इज however not the sole cause of their power to cure the natural disease। क्या कहते हैं हनीमैन कि हनीमैन ने कहा कि मैंने आपको बताया कि आर्टिफिशियल डिसीज पावरफुल है, नेचुरल डिसीज कम पावरफुल है। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी आर्टिफिशियल डिसीज आप पैदा कर देंगे हाई पावर के अंदर तो वो नेचुरल डिसीज को क्योर कर देगा। हमें क्या, हमारे दिमाग में क्या आता है कि नेचुरल डिसीज आर वीकर, आर्टिफिशियल डिसीज आर स्ट्रॉन्गर। तो हमें क्या करना चाहिए कि कोई भी मेडिसिन अगर स्ट्रॉन्ग पावर में दे दिया जाए तो नेचुरल डिसीज क्योर हो जाएगा। हनीमैन बताते हैं नहीं, इट इज नॉट द सोल कॉज ऑफ देयर पावर टू क्योर द नेचुरल डिसीज। हनीमैन कहते हैं सिर्फ पावर की बात नहीं है। कितना अच्छे से ऑर्गेनन को इन्होंने लिखा है। हमें एक क्वेश्चन आया था कि अगर हम सिमिलर मेडिसिन भी बहुत ज्यादा दिनों तक देते हैं तो क्या आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस होंगे? उसका जवाब यहां पे है कि नहीं होंगे। अगर आप डिसिमिलर मेडिसिन देते हैं तो कॉम्प्लेक्स डिसीज या आर्टिफिशियल डिसीज प्रोड्यूस होंगे, अगर सिमिलर मेडिसिन देते हैं तो नहीं होंगे। क्योंकि एपोरिज्म नंबर 26 नेचर्स लॉ ऑफ क्योर, व्हेन टू सिमिलर डिसीज a weaker dynamic affection is permanently acting used by stronger one। एपोरिज्म 26 में क्या कहते हैं कि जो वीकर होता है वो परमानेंटली चला जाता है स्ट्रॉन्गर से आने से, लेकिन उनका मैनिफेस्टेशन एक जैसा होना चाहिए। हनीमैन ने लिखा है और हम इसीलिए हम बार बार बात करते हैं कि सिम्टम लीजिए टोटालिटी बनाइए, सिम्टम लीजिए टोटालिटी बनाइए। क्योंकि आप सिम्टम और टोटालिटी लेंगे तो उसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यही हुआ कि आप सिमिलर इन मैनिफेस्टेशन वाला दवाई चूज कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं कर रहे हैं। हमने बहुत सारे प्रैक्टिस इस तरीके की देखी है कि हायर पोटेंसी की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना, 1M करना, 10M करना विदाउट इंडिकेशन। आपको जो भी चीफ कंप्लेन लेके पेशेंट आया होगा उसमें थोड़ा बहुत रिलीफ मिल सकता है, वो चला भी जा सकता है, उससे सप्रेशन पेलिएशन कुछ भी हो सकता है, लेकिन रैपिड जेंटल एंड परमानेंट रिस्टोरेशन ऑफ हेल्थ करना है तो हमारी मेडिसिन सिमिलर होनी चाहिए। मतलब विदाउट केस टेकिंग ऐसे ही डिसीज के नाम से हायर पोटेंसी दे देने से सिर्फ क्योर नहीं हो जाएगा। हनीमैन हमें ये बता रहे हैं कि आपने समझ लिया कि नेचुरल डिसीज वीक है, आर्टिफिशियल डिसीज स्ट्रॉन्ग है, तो कोई भी मेडिसिन हायर पावर में दे दो तो स्ट्रॉन्ग आर्टिफिशियल डिसीज पैदा हो जाएगा और वीकर डिसीज चला जाएगा। हनीमैन कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होगा। क्यों? इन ऑर्डर दैट दे मे इफेक्ट अ क्योर इट इज बिफोर ऑल थिंग रिक्वेस्ट that they should be capable of producing in the human body an artificial disease as similar as possible to the disease to be cured। मालूम चल रहा है हनीमैन क्या कहते हैं कि आप जो भी सब्सटेंस, जो भी मेडिसिन देना चाहते हैं वो मेडिसिन हेल्दी ह्यूमन बीइंग के अंदर उसी तरीके का अल्ट्रेशन पैदा करने में सक्षम हो। लेकिन क्या किया है हनीमैन ने, क्या कहा है? एन आर्टिफिशियल डिसीज एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज टू बी क्योर्ड। जो आपको डिसीज क्योर करना है उस डिसीज के एज पॉसिबल एज सिमिलर एज पॉसिबल मेडिसिन होनी चाहिए। हनीमैन ने नहीं कहा कि डिट्टो सेम मेडिसिन दो। अगेन हनीमैन का विजडम देखिए आपने कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने बताया। हनीमैन ने क्या किया है? एज सिमिलर एज पॉसिबल, आपसे जितना पॉसिबल बन पड़े उतना सिमिलिमम तक जाइए, और इसके लिए आपको वापस जाना पड़ेगा केस रिसीविंग के अंदर। क्लियर हो रहा है? हनीमैन क्या कहते हैं? केस लीजिए, आप वहां पे प्रयत्न कीजिए, अच्छे से अच्छा केस रिसीविंग कीजिए, जितने भी इंडिकेशन मिले उतने इंडिकेशन लेने की ट्राई करिए, पूरे का पूरा डेटा ले लीजिए। उसके बाद उसमें जो भी PQRS सिम्टम है वो निकालिए और उसका टोटालिटी बनाइए, और जो भी मेडिसिन उस प्रकार की टोटालिटी, वही टोटालिटी नहीं, अगेन उस प्रकार की टोटालिटी कवर करती हो वो मेडिसिन दीजिए। और कोई भी मेडिसिन उस तरह की टोटालिटी कवर करती है, इसका मतलब क्या हुआ कि हेल्दी ह्यूमन के अंदर वो उसी तरह की टोटालिटी पैदा करती है। क्लियर हो रहा है? ड्रग प्रूविंग की बात कर रहे हैं हनीमैन। हनीमैन यहाँ पे सिमिलिमम की बात करते हैं और हनीमैन ने लिखा है एज सिमिलर एज
पॉसिबल टू द डिसीज टू बी क्योर्ड। मालूम चल रहा है? आपसे बन पड़े उतना प्रयत्न कीजिए। और हमारे कई सारे डॉक्टर कहते हैं कि मेंटल के सिवा प्रिस्क्रिप्शन मत कीजिए। हनीमैन कहते हैं अगर मेंटल मिले तो लीजिए, नहीं मिले तो न लीजिए। और हमने अभी बीच में बात किया था कि होम्योपैथी है वो वाइड रेंज, होम्योपैथी की बहुत बड़ी रेंज है। अगर हमें क्लियर कट कॉजेशन मिलता है तो उसको टोटालिटी में इंक्लूड करना है और उसको बहुत तवज्जो देके कॉजेशन के बेस के ऊपर प्रिस्क्रिप्शन करना है। कॉजेशन नहीं मिलता है तो इट्स ओके। अगर आपको अच्छे मेंटल लेना आता है तो क्वालिफाइड मेंटल लेके उसको बेस बना के टोटालिटी बना के उसके मुताबिक प्रिस्क्रिप्शन करना है। अगर आपको मेंटल्स लेना नहीं आता है तो इट्स ओके, कोई बात नहीं। फिजिकल जनरल में से जो भी PQRS सिम्टम मिले वो लेने हैं, उसके ऊपर से प्रिस्क्रिप्शन करना है। वो भी केस में नहीं मिल रहे हैं तो फिजिकल पर्टिकुलर सिम्टम जो भी मिलते हैं उसमें से जो भी PQRS हैं, जो भी क्वालिफाइड सिम्टम हैं, उनको लेना है, टोटालिटी बनानी है और प्रिस्क्रिप्शन करना है। अगर फिजिकल पर्टिकुलर भी कुछ नहीं मिल रहे हैं, लोकेशन, सेंसेशन, मोडालिटी, कॉन्कोमिटेंट कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ कॉमन सिम्टम ऑफ द मेडिसिन मिल रहे हैं, कॉमन सिम्टम ऑफ द डिसीज मिल रहे हैं, तो वहां पे भी अगर मायाजम आपको आता है तो मायाजम फाइंड आउट कीजिए और उस मायाजम के मुताबिक एंटी मायाजमेटिक ड्रग हम प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर मायाजम नहीं आता है तो कोई बात नहीं, हमारे पास ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन है और मदर टिंचर है, बायोकेमिक मेडिसिन है, उसका प्रयोग कर सकते हैं। लाइक लीवर का प्रॉब्लम है, कोई कुछ भी सिम्टम नहीं मिल रहे हैं तो वहां पे चैलिडोनियम मदर टिंचर का प्रयोग किया जा सकता है। उसी तरीके से हृदय की प्रॉब्लम है, कोई भी सिम्टम, कुछ भी सिम्टम नहीं मिल रहे हैं तो वहां पे क्रेटेगस मदर टिंचर का प्रयोग किया जा सकता है। इस तरीके से बहुत सारे ऐसे मदर टिंचर्स हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक मेडिसिन हैं, उसका प्रयोग किया जा सकता है। होम्योपैथी की इतनी विशाल रेंज है और ये यहाँ पे हनीमैन ने बताया है कि एज सिमिलर एज पॉसिबल आपका यानी कि हमारा फिजिशियन का नॉलेज, जो भी केस मिल रहा है वो केस और उस केस के और उस फिजिशियन के मुताबिक जितना नजदीक जा सकें उतना नजदीक जाएं, एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज टू बी द क्योर। क्लियर आ रहा है? हर फिजिशियन सेम नहीं है, हर पेशेंट सेम नहीं है, तो हर फिजिशियन और पेशेंट के मुताबिक जितना हमसे हो सके उतना मेहनत करना है और एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज टू बी क्योर, उसके मुताबिक हमें दवाई प्रिस्क्राइब करना है। तो जरूरी नहीं है कि हर बार आप कॉजेशन के ऊपर ही प्रिस्क्राइब कीजिए, जरूरी नहीं है हर बार कॉजेशन मिले, जरूरी नहीं है कि हर बार मेंटल लेके प्रिस्क्राइब कीजिए, जरूरी नहीं है हर बार मेंटल मिले, जरूरी नहीं है हर बंदा उतना कैपेबल हो कि वो सामने वाले का मेंटल ले पाए। अगर मेंसिस के सिम्टम मिलते हैं तो उसके ऊपर से भी प्रिस्क्रिप्शन हो सकते हैं, ल्यूकोरिया के सिम्टम मिलते हैं तो उसके ऊपर से, सेक्सुअल सिम्टम मिलते हैं तो उसके ऊपर से, मेंटल मिलते हैं तो उसके ऊपर से, कोई भी सिम्टम हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पे हनीमैन ने बताया एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज टू बी द क्योर, तो इसके अंदर बहुत सारी संभावनाएं आ गई। क्लियर हो रहा है? हनीमैन यहाँ पे बताते हैं कि एवरी फिजिशियन इज नॉट वेरी इंटेलेक्चुअल। हर बंदा जो प्रैक्टिस करने बैठता है, एक बंदा है कि जो 50 सालों से प्रैक्टिस कर रहा है और एक बंदा है कि जिसने अभी अभी प्रैक्टिस शुरू की है, तो दोनों का लेवल सेम नहीं होगा, दोनों सेम तरीके से प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे ना। क्लियर हो रहा है? एक व्यक्ति है जिसका इंटेलेक्ट बहुत हाई है और एक व्यक्ति है जिसका इंटेलेक्ट बहुत डल है, तो दोनों सेम तरीके से प्रिस्क्रिप्शन नहीं कर पाएंगे। तो हनीमैन ने क्या बताया, आप अपनी शक्ति को पहचानो और एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज टू बी क्योर्ड, अपनी शक्ति के मुताबिक मैक्सिमम एफर्ट दीजिए केस रिसीविंग के दौरान और उसके ऊपर से टोटालिटी मेकिंग के दौरान, और ऐसी मेडिसिन दीजिए जो उस टोटालिटी के सिमिलर सिम्टम्स ह्यूमन बीइंग के ऊपर प्रोड्यूस करती हो। क्लियर हो रहा है? मालूम चल रहा है? दूसरी बात हनीमैन यहां पे कहते हैं हर पेशेंट वैसा नहीं होगा, हर पेशेंट क्लियर कट कॉजेशन दे, हर बार क्लियर कट कॉजेशन मिल जाए, हर बार क्लियर PQRS मेंटल मिल जाए, हर पेशेंट उस लेवल के ऊपर हो कि जो मेंटल दे पाए, हर बार क्वालिफाइड मेंटल मिल पाए, हर पेशेंट डिजायर एवर्जन दे पाए, हर पेशेंट उतना इंटेलेक्चुअल हो, उतना ऑब्जर्वेबल हो, उतना कीन हो, जरूरी नहीं है। हर केस के मुताबिक एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज टू बी द क्योर, उस डिसीज के पूरे सिम्टम लें। यहाँ पे डिसीज का मतलब डायबिटीज, कैंसर, न्यूरालजिया, साइटिका, पाइल्स ऐसा नहीं है। यहाँ पे डिसीज का मतलब है मायाजम। तो डिसीज का मतलब है नॉक्सियस डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट के जितने भी सिम्टम हैं
वो सब हमें लेने हैं। मतलब पूरे का पूरा केस रिसीविंग के पूरे जो हमने व्याख्यान लिए हैं वो फिर से देखिए, उसके मुताबिक केस टेकिंग कीजिए, फिर टोटालिटी बनाइए एपोरिज्म नंबर 7-8 के मुताबिक, और टोटालिटी बनाने के बाद उसको हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। विदाउट टोटालिटी नो मेडिसिन। समझ आया? सिर्फ डिसीज का नाम बोल के या सिर्फ फलानी कंडीशन है या सिर्फ एक सिम्टम के ऊपर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करने के बाद हमें बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं मिलेंगे, ये हनीमैन बता रहे हैं। हनीमैन क्या कह रहे हैं? एज सिमिलर एज पॉसिबल टू द डिसीज टू बी द क्योर्ड। जो डिसीज है उसको एज पॉसिबल एज सिमिलर, आप जितना जा सको उतना सिमिलर मेडिसिन दो। इसीलिए कई दफा ऐसा बनता है कि कई बार केस को हम रिवाइव करते हैं तो दूसरी मेडिसिन भी आती हैं, कोई भी मेडिसिन जो पार्शियल सिमिलर गई हो तो थोड़ा बहुत रिजल्ट भी मिलता है, लेकिन हमें जितना हो सके उतना सिमिलर जाने का प्रयास करना है। हमारे दिमाग में ये कभी नहीं होना चाहिए कि बस इतने ही 4 सिम्टम लेके केस खत्म कर दें, या तो इतना ही लेके खत्म कर दें, या तो ये डिसीज का नाम लेके दवाई दे दें, या तो इस तरीके की चीजें हमें नहीं करनी है। इन ऑर्डर बाय मीन्स of this similarity conjoined with the somewhat greater strength। अब हनीमैन बात कर रहे हैं कि आपने उस सिमिलर मेडिसिन दिया है, अब नेचुरल डिसीज है, उसी मैनिफेस्टेशन का आर्टिफिशियल डिसीज है। अब हमने एपोरिज्म नंबर 32-33 के अंदर पढ़ा, क्या पढ़ा? कि आर्टिफिशियल डिसीज आर द स्ट्रॉन्गर देन नेचुरल डिसीज। तो अब आर्टिफिशियल डिसीज भी है, नेचुरल डिसीज भी है, और दोनों सेम में सिमिलर मैनिफेस्टेशन के हैं। तो अब क्या होगा? According to the nature's law of cure, weaker dynamic affection is permanently extinguished by the stronger one। तब जाके हमें क्योर मिलेगा। क्लियर हो रहा है? Conjoined with its somewhat greater strength to substitute themselves for the natural morbid affection and thereby deprive the latter of all influences upon the vital force। क्या होगा कि vital force यानी कि जीवन शक्ति के ऊपर जो भी नेचुरल डिसीज प्रोड्यूसिंग एजेंट की जो भी इफेक्ट है, जो जीवन शक्ति को क्षीण कर रही है, उसको हर जगह से निकाल के आर्टिफिशियल मॉर्बिफिक एजेंट यानी कि मेडिसिन आ जाएगी, और फिर हम मेडिसिन को डिसकंटिन्यू करेंगे तो नेचुरल डिसीज भी डिसकंटिन्यू हो जाएगा, जीवन और आर्टिफिशियल डिसीज भी डिसकंटिन्यू हो गया। मतलब अब जीवन शक्ति अपनी आप स्ट्रेंथ गेन करेगी और हेल्दी हो जाएगी। क्लियर हुआ? This is so true that no previously existing disease can be cured even by nature herself by the assertion of a new dissimilar disease, be it ever so strong, and just as little can it be cured by medicinal treatment with drug which are incapable of producing a similar morbific condition in the healthy body। हनीमैन क्या कहते हैं? अभी तक नेचर में कहीं पे भी ये नहीं देखा गया है कि एक नेचुरल डिसीज दूसरे डिसिमिलर नेचुरल डिसीज के कारण क्योर हुआ हो, कभी नहीं होता है। अगर दो डिसिमिलर डिसीज अगर बॉडी के अंदर पैदा होते हैं तो कॉम्प्लेक्स डिसीज बनेगा। मालूम चल रहा है? या तो सप्रेशन होगा, या तो दोनों साथ मिलके एक नया डिसीज प्रोड्यूस करेंगे, या तो दोनों अलग अलग वो आगे आएगा, दोनों अलग अलग पार्ट के अंदर चले जाएंगे, लेकिन कभी भी क्योर नहीं देखा गया है। उसी तरीके से अगर आप मेडिसिन भी डिसिमिलर दे रहे हैं तो क्योर नहीं होगा। मालूम चल रहा है हनीमैन क्या कहते हैं? हनीमैन क्या कहते हैं कि अगर आपने ऐसी मेडिसिन दी कि जो सिमिलर मॉर्बिड कंडीशन पैदा नहीं करती है हेल्दी ह्यूमन के अंदर, तो उससे भी क्योर नहीं होगा। इसीलिए टोटालिटी को हम बहुत तवज्जो देते हैं और हम कहते हैं कि विदाउट टोटालिटी प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना है। हमने आपको जो भी 4-5 सिम्टम बताए हैं वो मिनिमम है। जब आपको कुछ नहीं आता है तो एज सिमिलर एज पॉसिबल उतने सिम्टम मिनिमम लेके प्रिस्क्रिप्शन कीजिए, लेकिन विदाउट सिम्टम नो प्रिस्क्रिप्शन। क्लियर हो रहा है? हनीमैन क्या कहते हैं? Just and little can it be cured by medical treatment with drug which are incapable of producing a similar morbific condition in the healthy body। हनीमैन क्या कहते हैं कि आपने अगर किसी पेशेंट को मेडिसिन एक्स खिलाई, उसके बाद कुछ सिम्टम आए वो आपने नोट कर लिए, और एक पेशेंट आपके पास आया जिसको उस एक्स के तरह के ही सिम्टम हैं, इसका मतलब उसको अगर एक्स मेडिसिन देंगे तभी अच्छा होगा। अगर आपने वहां पे वाई मेडिसिन दी है जो दूसरी तरह के सिम्टम पैदा करती है तो वहां पे कभी भी क्योर नहीं होगा।
क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हनीमैन बात कर रहे हैं सिम्टम की। पूरी ऑर्गेनन के अंदर हनीमैन ने बात की है सिम्टम 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 सिम्टम। सिम्टम को छोड़ के गए मतलब हनीमैन को छोड़ के गए। हनीमैन का पूरा फिलोसॉफी सिम्टम के ऊपर चलता है। हनीमैन यहाँ पे डिसीज की बात नहीं कर, हनीमैन यहाँ पे नहीं बात कर रहे हैं कि जो मेडिसिन ट्यूमर पैदा करेगी वही मेडिसिन ट्यूमर क्योर करेगी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। हनीमैन कर रहे हैं अल्टर्ड सेंसेशन एंड फंक्शन आर द डिसीज, मतलब कि जो पेशेंट के अंदर ट्यूमर के अंदर ब्लीडिंग हो रहा है और जो पेशेंट के अंदर ब्लीडिंग डायथिसिस देखने को मिला हमें जिस ड्रग प्रूविंग के दौरान, तो अगर हमारे पास कोई पेशेंट ब्लीडिंग डायथिसिस वाला आया तो वो मेडिसिन वहां पे काम करेगी। किसी दौरान ड्रग प्रूविंग के दौरान हमें मिडनाइट एग्रावेशन देखने को मिला, तो अब जो भी पेशेंट मिडनाइट एग्रावेशन लेके आएगा और टोटालिटी के दूसरे सिम्टम मिलते हैं तो वो मेडिसिन वहां पे अफेक्ट करेगी। चाहे मिडनाइट एग्रावेशन फीवर के अंदर हो, कोराइजा के अंदर हो, राइनाइटिस के अंदर हो, अस्थमा के अंदर हो, सीओपीडी के अंदर हो, डायरिया के अंदर हो, डायबिटीज के अंदर हो, चाहे कैंसर के अंदर हो, वो डिसीज का नाम कुछ भी हो, लेकिन अगर वही सिम्टम हमें मिलते हैं तो वो मेडिसिन उस सिम्टम को क्योर करेंगी करेंगी और करेंगी। क्लियर हो रहा है हनीमैन यहाँ पे किस चीज की ओर हमें गाइड कर रहे हैं? हनीमैन क्लियर कट बात कर रहे हैं, टेक अ केस, जितना आपसे बन सके उतना अच्छा, मेक अ टोटालिटी, जितनी आपसे बन सके उतनी अच्छी, गिव सिमिलर मेडिसिन, जितनी आपसे हो सके उतनी। बस यही होम्योपैथी का सार है। होप आप सबको समझ आया होगा। जय होम्योपैथी, जय हनीमैन, धन्यवाद।